हमारी बॉडी बनी है मूवमेंट करने के लिए। अगर यंगस्टर्स जो है अगर वो मूवमेंट कम करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे, तो नेचुरली उनकी बॉडी जल्दी डिजेनरेट करेगी, जल्दी डिप्लीट होगी। अपने बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बाहर खेलने भेजें और उनका डाइट, उनका न्यूट्रिशन प्रॉपरली कैलकुलेट करें। सर्वाइकल से रिकवर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है पॉस्चर। अगर 30s 40s की बात करें तो मेजरली टाइम आजकल लैपटॉप पे हम स्पेंड करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा चेयर पे झुक के ऐसे बैठे हैं और नेक हमेशा आगे है और हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, आपका सर्वाइकल पेन ठीक नहीं होगा। अर्ली एज में नी पेन की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फर्स्ट रीजन मैं कहूँगा लैक ऑफ विटामिन डी, बिकॉज हमने सनलाइट लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। सो अगर हम सनलाइट नहीं लेते हैं तो हमारी बोन हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। हमारे जो बोन्स में जो कैल्शियम डिपोजिशन है, जो कैल्शियम फॉर्मेशन है, वो नहीं होता। जिनको स्लिप डिस्क हो गया है, तो अगर उनको सिर्फ बैक पेन है तो उनको सबसे पहले हॉट पैक यूज करना चाहिए। उनको आराम से सीधा लेटना है, नीज को फोल्ड करके, या फिर दोनों नीज के बीच में पिलो रख दीजिए और हॉट पैक को अपनी बैक के नीचे रख लीजिए। तो जब हम हॉट पैक यूज करते हैं तो जो इनिशियली मसल स्पाज्म होता है और स्टिफनेस होती है वो रिलैक्स हो जाती है। और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट या किसी और मेडिकल प्रैक्टिशनर की गाइडेंस में धीरे धीरे करके एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। आज की यूथ में सबसे बड़ी समस्या सर्वाइकल की है, जिसकी वजह से यूथ में बैक और नेक पेन सबसे ज़्यादा होता है, जिसका वो बहुत ज़्यादा इलाज भी करवाते हैं। बावजूद इसके वो इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं इससे बचने के लिए? इसका क्या ट्रीटमेंट है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सेलिब्रिटी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पुनीत रेहानी जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो बताएंगे कि क्या कारण है कि यूथ में ये समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं। इसी के साथ अर्ली एज में जॉइंट पेन्स पर भी आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर पुनीत पिछले 13 सालों से सेलिब्रिटी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो कि स्पोर्ट्स एक्टर्स, एक्ट्रेस और तमाम लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, जैसे कि हमने अभी सर्वाइकल की ही बात की थी, आज इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है समस्या बढ़ती जा रही है और यूथ में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन पॉडकास्ट के सवालों की शुरुआत करने से पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में एक छोटी सी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के साथ, फेमस लोगों के साथ काम किया है और उनको ट्रीटमेंट दिया है। तो कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरह का आप काम करते हैं? सो आई एम डॉक्टर पुनीत रेहानी। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। मेरी जो स्टडीज़ हैं वो स्टार्ट हुई थी 2004 में। सो देहरादून में एक कॉलेज है SBS PGI, जहाँ से मैंने अपनी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी ख़त्म करी। और उसके बाद दिल्ली में ही आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वरदान, विच इज़ स्टार्टेड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर, राइट। सो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपी। वहाँ बहुत कुछ एडवांस टेक्निक सीखने को मिली, जिसका देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड फंक्शनल मैनुअल थेरेपी, जो कि उसी इंस्टीट्यूट में मुझे सीखने को मिला। फिर आई वाज लकी, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ट्रीट किया, बॉलीवुड स्टार्स को ट्रीट किया। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स प्लेयर्स को ट्रीट करना शुरू किया। अभी भी आई एम जस्ट कनेक्टेड विद द टेबल टेनिस अकेडमी, आई एम कनेक्टेड विद द फुटबॉल अकेडमी दिल्ली में ही। तो ऐसे करते करते, धीरे करते करते, तभी मैं सेलिब्रिटी, आप कह सकते हैं कि हाँ, सेलिब्रिटी फिजियोथेरेपिस्ट बन गया। तो जैसे कि आपने बताया कि सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रीट किया है आपने, और जो प्लेयर्स हैं हमारे इंडिया के, उनको भी ट्रीट किया है। एक नॉर्मल जो फिजियोथेरेपी होती है, एक सेलिब्रिटी फिजियोथेरेपी और एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, तीनों में क्या फ़र्क होता है? ओके, सो नॉर्मल फिजियोथेरेपी अगर मैं बात कहूँ तो जो फर्स्ट अप्रोच है नॉर्मल फिजियोथेरेपी में, वो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ बेस्ड अप्रोच है ज़्यादा, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक नॉर्मल फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे जाते हो, फिजियोथेरेपिस्ट आपको पहले असेसमेंट करेगा, आपका डायग्नोसिस फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, फिर वो स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ से, जिसमें हमारी टेंस, IFT, अल्ट्रासाउंड, ये डिफरेंट मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं टू ट्रीट द पेन। उसके बाद जब आपका पेन ठीक हो जाता है, देन मैनुअल थेरेपी भी, जो थेरेपिस्ट जानते हैं उसको, फिजियोथेरेपिस्ट जो मैनुअल थेरेपी को जानते हैं, मैनुअल थेरेपी करके दे ट्राई टू डिक्रीज द पेन, और उसके बाद हम एक्सरसाइज कराते हैं। फंक्शनल मैनुअल थेरेपी या मैनुअल थेरेपी, या जो मैंने सीखा, उसमें हम मशीन्स नहीं यूज़ करते।
हम बिल्कुल भी मशीन से यूज़ करते हैं. हम कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट आया, पेशेंट को हमने असेसमेंट किया, डायग्नोसिस किया, देन वी ट्राई टू ट्रीट द प्रॉब्लम ओनली विद माई हैंड्स. कुछ हमारी ऐसी ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं जिसमें हम सिर्फ मैनुअली ही अपने हाथ से ही उसको ट्रीट करते हैं. आप पूछ रहे हैं सेलिब्रिटी का क्या डिफरेंस आता है? बिल्कुल. सो सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे उनकी डिमांड है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड बहुत लाइक फिज़िकली डिमांड है उनकी, राइट. फिज़िकली चैलेंज बहुत ज़्यादा है उनके, तो उनकी डिमांड ये आती है कि मुझे फटाफट ट्रीट करो. अब अगर कोई मेरे पास बैक पेन लेके आया है तो मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि आपको रिहैबिलिटेशन मैं करूँगा, आपको 1 मंथ लगेंगे, 2 मंथ्स लगेंगे. नहीं, बिल्कुल. मुझे फटाफट उनका पेन ट्रीट करना है, मुझे उनको फटाफट एक्सरसाइज सिखानी है. बिकॉज लकीली इंडिया में सेलिब्रिटीज़ और स्पोर्ट्स प्लेयर दे आर वेरी फिजिकली फिट. बट हाँ, बिकॉज ऑफ द डिमांड अगेन, बिकॉज ऑफ फिजिकल डिमांड अगेन, वो कहीं ना कहीं इंजरी हो जाती है. बिल्कुल. तो फटाफट उन इंजरी को ट्रीट करो. विद इन 1 or 2 सेशन, 3-4 सेशंस में उनको ट्रीट करो, फटाफट एक्सरसाइज सिखाओ और फटाफट उनको अपने वापस प्रोफेशन में भेजना होता है. तो ये मेजर डिफरेंस है. नॉर्मली हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में राउंड अबाउट पेशेंट को पहले ट्रीट भी करते हैं, उनका रिहैबिलिटेट करते हैं, कई बार 2 से 3 मंथ्स भी लग जाते हैं. ओके. बट ऐसा सेलिब्रिटी फिजियोथेरेपी में नहीं होता. स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी. स्पोर्ट्स में भी यही होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स भी अगेन सेम डिमांड है, लाइक फटाफट गेम में वापस जाना है. तो अनटिल अनलेस बहुत मेजर इंजरी हो जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर मेजर इंजरी नहीं है तो यू हैव टू ट्रीट वेरी फास्ट. मतलब यही डिफरेंस है एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट में और एक नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट में. स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट या स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में हम लोग ये स्टडी करते हैं, ये पढ़ाई करते हैं कि कैसे स्पोर्ट्समैन को, कैसे स्पोर्ट्स प्लेयर को जल्दी जल्दी आपको ट्रीट करना है, क्विकली ट्रीट करना है, और कौन कौन से मेजर्स आपको यूज़ करने हैं कि उससे जल्दी ट्रीट हो जाए. ये मेजर डिफरेंस है. ओके. तो जनरल जो फिजियोथेरेपी है और स्पोर्ट्स और सेलिब्रिटी फिजियोथेरेपी है, इसमें फिटनेस का फ़र्क है कि वहाँ 3 महीने मेजर फिटनेस का फर्क है. यस, वहाँ 3 महीने क्योंकि नेचुरली अगर एक पर्सन मेरे पास आ रहा है जो फिजिकली फिट है और एक पर्सन मेरे पास जो आ रहा है जो फिजिकली फिट नहीं है, जो एक्सरसाइज नहीं करता, बट अगेन ही इज़ सो बिजी इन हिज नॉर्मल एक्टिविटीज़, तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जल्दी रिहैबिलिटेट होगा, जल्दी रिहैबिलिटेशन उसका कंप्लीट होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन. या तो आप जनरली जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं और एक किसी सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रीट करते हैं, क्या चैलेंजेस रहते हैं आपके लिए? आई थिंक मुझे लगता है जनरल पेशेंट को ट्रीट करना आसान है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी या सेलिब्रिटी फिजियोथेरेपी को, क्योंकि अगैन उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. उनको मुझे फटाफट ट्रेन करना होता है, उनका पेन फटाफट रिड्यूस करना होता है. बट जनरल पेशेंट जो है उनको मैं स्टिल बोल सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज आपकी बॉडी इतनी फिट नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स पर्सन. सो इसलिए मुझे लगता है जनरल पॉपुलेशन को मुझे ट्रीट करना आसान है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स. तो आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है जो कि स्पोर्ट्स में हैं और सेलिब्रिटी एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ भी काम किया है. आप अपना एक्सपीरियंस बताइए किसी के साथ का कोई. ऑफ कोर्स मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा. हाँ, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट हाँ, एक मैंने बॉलीवुड स्टार को ट्रीट किया था. ही इज़ फिजिकली फिट, नो डाउट इन दैट, बट ड्यू टू सम अगेन एक्टिंग का कुछ पैटर्न की वजह से उनको प्रॉब्लम हो गई थी. तो इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज द गुड पार्ट इज दे अंडरस्टैंड देयर बॉडी वेरी वेल. दे आर वेरी बॉडी अवेयर. सो बॉडी अवेयर मीन्स कि अगर आपको इंजरी हुई है तो आपको पता है एग्जैक्टली व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द इंजरी, राइट. अगर आपको कॉज पता है कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से मुझे इंजरी हो गई, राइट, तो अब मेरे लिए बहुत आसान है ट्रीट करना, right. They understand form of exercises. They understand कि किस एंगल पे मुझे एक्सरसाइज करनी है. They understand किस इंटेंसिटी के साथ मुझे एक्सरसाइज करनी है, और they understand कि कितने लेवल तक करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी फिजिकली फिट है. तो आई थिंक मुझे लगता है हाँ, मतलब इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू ट्रेन अ सेलिब्रिटी. नो डाउट इन दैट. यस. तो अभी जैसे कि आपने जिक्र किया कि फुटबॉल टीम के साथ और टेबल टेनिस टीम के साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो बेसिकली आपके ऊपर जब क्विकली काम करना होता है तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि क्विकली काम करना है. तो ऐसे में मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? अगेन डिपेंड्स करता है आपकी एजुकेशन पे, डिपेंड्स करता है आपके एक्सपीरियंस पे, बिकॉज जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाता है उतना आपको पता होता है कि ये जो स्पोर्ट्स प्लेयर है ये वाली एक्टिविटी कर रहा था या ये वाली मूवमेंट कर रहा था तो जिसकी वजह से उसको इंजरी हुई है.
बिकॉज अगेन आई एम सेइंग कि स्पोर्ट्स प्लेयर को पता है कि मेरी इंजरी एग्जैक्टली क्या क्या करते हुए हुई है, तो मेरे लिए आसान होता है इस चीज़ को फाइंड आउट करना। और रही बात चैलेंज की, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मुझे उसको फटाफट गेम में वापस भेजना है। हाँ, तो मेरे पास कुछ मैन्यूवर्स हैं ऐसे, हमारी फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसे मैन्यूवर्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप प्लेयर को फटाफट भेज सकते हो। आज अब जैसे कि आपने सारी चीज़ें बताई, जिन लोगों के साथ काम किया, इनकी जो एज भी बढ़ जाती है तो भी इनको रिकवर होने में उतना ही टाइम लगता है जितना जनरल पेशेंट को लगता है, या वो लोग और ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं ओल्डर एज में भी? नहीं, ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी ट्रेनिंग करते करते इतनी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है, इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है इंटरनली, कि बिकॉज दे आर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग ऑल्सो, दे आर मेंटली स्ट्रांग ऑल्सो, दे आर फिजिकली स्ट्रांग ऑल्सो। तो मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को मेंटेन भी करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग रहती है। ऐसा नहीं है कि एज बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ जाती है, पर नहीं। और वो अगर अच्छी बात यह है कि अगर वो मेंटेन रख सकें तो वेरी गुड, नहीं रखते फिर भी ऐसा बॉडी एकदम से डिप्लीट नहीं होती। तो आपका कहने का मतलब है अगर आपको जल्दी ठीक होना है, रिकवर होना है और लंबा चलना है तो फिट होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि भाई जिम विम जाया करो, फिट रहा करो। तो अब अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ मैं। सर्वाइकल की हम बात कर रहे थे। आज की डेट में देखा जा रहा है कि बहुत कम उम्र में, मतलब कम उम्र से कहने का मतलब है जो बीमारियां 40s और 50s में आती हैं वो 30s और 20s में भी मतलब देखने को मिल रही है। क्या कारण है इसका बड़ा? आई थिंक मुझे लगता है सबसे मेजर कारण है कि हमारा मूवमेंट कम करना। ओके। आई मीन टू से हमारी बॉडी बनी है मूवमेंट करने के लिए। अगर यंगस्टर्स जो है, जो यूथ है, इवन जो छोटे एज के बच्चे हैं, अगर वो मूवमेंट कम करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे, तो नेचुरली उनकी बॉडी जल्दी डिजनरेट करेगी, जल्दी डिप्लीट होगी। और मैं इसको ऐसे भी कहना चाहूँगा कि मूवमेंट कम करना मतलब ज़्यादा टाइम स्क्रीन के आगे स्पेंड करना, मोबाइल यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना, फिज़िकल एक्टिविटी कम करना, खेलने कम जाना, ज़्यादा टाइम घर पे रहना, राइट। अगर गेम खेलनी है तो वीडियो गेम खेलना या फ़ोन में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू आउटडोर गेम्स खेलना, राइट। तो मुझे लगता है ये सबसे पहला कारण है जो आजकल सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है। सेकंड मुझे लगता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि द अमाउंट ऑफ फूड वी यूजुअली ईट, आजकल का यूथ वो इतना नहीं खाता, क्योंकि आजकल के यूथ जो है मुझे ऐसा लगता है वो जंक फूड पे ज़्यादा डिपेंड रहता है एज़ कम्पेयर टू हेल्दी फूड पे। तो मैं आई थिंक आपके माध्यम से सबको यही कहना चाहूँगा, ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बाहर खेलने भेजें और उनका डाइट, उनका न्यूट्रिशन प्रॉपरली कैलकुलेट करें। अगर वो आप कैलकुलेट करते हैं तो बच्चे की जो ग्रोथ है एक तो बहुत अच्छी होगी और उसको ये जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं ये कम से कम आएंगी। अर्ली एज में सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, बैक पेन, नेक पेन और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उनसे कैसे मतलब रिकवर किया जा सकता है? सो अर्ली एज में अगेन जैसे आपने बोला कि सर्वाइकल प्रॉब्लम है, लो बैक प्रॉब्लम है, नीस प्रॉब्लम भी कई बार, नीस प्रॉब्लम भी आजकल बच्चों को होती हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, राइट, हेडेक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बिल्कुल, राइट। तो इसकी बेस्ट रेमेडी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने स्केड्यूल को आप बनाएं, अपने डे को डिवाइड करें, राइट। सबसे पहले कि अगर और आई थिंक ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से जाने के बाद उसको प्रॉपरली पहले प्रॉपर खाना मिले, न्यूट्रिशन मिले, उसके बाद रेस्ट मिले, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज मिले, बॉडी को फिज़िकल मूवमेंट मिले और फिज़िकल मूवमेंट के बाद एक प्रॉपर स्लीप मिले। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जो आई थिंक हर कोई बात करता है इस बारे में कि सोने से 2 घंटे पहले आपको स्क्रीन नहीं यूज़ करनी है। बिकॉज अगर आप स्क्रीन यूज़ करते हो तो मेलेटोनिन हमारे ब्रेन में रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से स्लीप प्रॉब्लम होती है और आप प्रॉपरली डीप स्लीप नहीं सो पाते। ये मेजर एडवाइस है। 40s और 30s में भी अब सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लगातार हमारे देश में। रेशियो अगर देखा जाए पिछले 10 साल का उठा के तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट। जिन लोगों को सर्वाइकल हो चुका है वो उससे कैसे जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं? सो सर्वाइकल से रिकवर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है पॉस्चर,
क्योंकि अगर 30s 40s की बात करें तो मेजरली टाइम आजकल लैपटॉप पे हम स्पेंड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा पोस्चर, अगर हमारी सिटिंग पोजीशन स्ट्रेट नहीं है, अगर हम जैसे अगर मैं शो करूँ इस चीज़ को, अगर हम बहुत ज़्यादा चेयर पे झुक के ऐसे बैठे हैं रिलैक्सिंग और नेक हमेशा आगे है और हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, आप कैसा भी ट्रीटमेंट कर लो, आपका सर्वाइकल पेन ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले पोस्चर आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, नेक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर्स बिल्कुल ब्रॉड होने चाहिए, क्योंकि जैसे हम शोल्डर्स को ओपन करते हैं हमारे जो नेक मसल्स का जो स्ट्रेन है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर मैं शोल्डर्स को ओपन करता हूँ मेरी नेक अपने आप पीछे चली जाती है। अदरवाइज मैं लैपटॉप यूज़ करते करते ये मेरा पोस्चर आ जाता है। तो ये पोस्चर जो है वो बहुत गलत है। सो अगर हम अपना पोस्चर ठीक रखते हैं तो हमारी 30 to 40% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। सेकेंड आता है कि हमें बीच बीच में ब्रेक्स ज़रूर लेने हैं, क्योंकि नेचुरली हमारा जो वर्किंग आवर्स है अगर वो 8 to 10 आवर्स है, राइट, और अगर हम ब्रेक्स नहीं लेते हैं तो हमारी स्पाइन पे, हमारे जॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर द जॉइंट, विच इज़ नॉट गुड फॉर द स्पाइन, राइट। तो सेकेंड एडवाइस इज़ कि आपको बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लेना है। इवन रिसर्चेज भी ये प्रूव करती हैं कि 20-25 मिनट्स के बाद यू हैव टू गेट अप। अगर आप स्टैंड अप नहीं होते हैं, एक छोटी सी वॉक नहीं करते हैं या अपने आप को स्ट्रेच नहीं करते हैं, तो स्पाइन पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, विच लीड्स टू स्लिप डिस्क, जो कि आई थिंक सबसे सेकेंड मोस्ट कॉज है प्रॉब्लम का, स्लिप डिस्क, राइट। तो सेकेंड एडवाइस इज कि आपको बीच बीच में मूवमेंट ज़रूर करनी है, राइट। थर्ड थिंग इज एक्सरसाइज। आपको डेली 20-25 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। आई नो मेरे पेशेंट्स भी मुझे बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, आज ये हो गया घर में, आज वो हो गया, बट नहीं, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। अगर आप खाना खा सकते हैं बीच में टाइम निकाल के अपने ऑफिस में से, अगर आप सो भी सकते हैं, तो आपको एक्सरसाइज भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको करनी ही करनी है। ज़्यादा नहीं मैं कहता, सिर्फ 20-25 मिनट्स डेली बेसिस पे। अब वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको किस टाइम पे करनी है, राइट। तो अगर 20-25 मिनट्स की हम एक्सरसाइज करते हैं जिसमें मेजरली 2 कंपोनेंट होने चाहिए, वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड इज स्ट्रेंथनिंग। सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स एंड मसल्स एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर द मसल्स। अगर ये 2 कंपोनेंट आपकी एक्सरसाइज में है तो आपको जो एक्स एंड पेन्स हैं, जो अर्ली डिजनरेशन है, जो 30-40 में जो पेन आता है, वो आई थिंक 90% तक कम हो जाएगा। अर्ली एज में नी पेन की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोगों को, मेरे कलीग्स हैं या मेरे जूनियर्स हैं, उनको भी, मतलब जो इंटर्न्स आ रहे हैं 20-21 साल की उम्र में, वो भी कहते हैं कि भैया घुटने में दर्द हो रहा है, घुटना दुख रहा है। क्या रीज़न है इसका? फर्स्ट रीज़न मैं कहूँगा लैक ऑफ विटामिन डी, बिकॉज हमने सनलाइट लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। सो अगर हम सनलाइट नहीं लेते हैं तो हमारी बोन हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे जो बोन्स में जो कैल्शियम डिपोजिशन है, जो कैल्शियम फॉर्मेशन है, वो नहीं होता। तो इसलिए विटामिन डी लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स का जो सनलाइट एक्सपोजर है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड अगेन मूवमेंट, बिकॉज बॉडी नीड्स मूवमेंट, राइट। थर्ड थिंग एक्सरसाइज। फोर्थ इज़ डाइट एंड न्यूट्रिशन, राइट। सो ये 4 मेजर कंपोनेंट हैं आपके जो आपको अपनी बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए, और इनकी सही गाइडेंस आपके लिए बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि आपको अर्ली एज में ये सब प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज ये सब प्रॉब्लम हमारे देखा जाए तो ये सब प्रॉब्लम कोई ऐसा नहीं है कि जेनेटिक हो गया या हेरिडिटरी आ गया, ये सब प्रॉब्लम ऐसे नहीं है। ये सब प्रॉब्लम, इनको मैकेनिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, जो कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ सनलाइट, लैक ऑफ स्लीप, इन सब की वजह से ही डेवलप होती हैं। और अगर हम इनको सॉर्ट कर दें तो आई थिंक हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। सेकंड मोस्ट बीमारी की हम बात कर रहे थे, स्लिप डिस्क। बहुत सारे लोगों को हो रही है और अर्ली एज में भी अब देखने को मिलने लगी है स्लिप डिस्क। क्या है एक्चुअल में इसमें, बीमारी क्या होती है और किस वजह से होती है? सो स्लिप डिस्क एक प्रॉब्लम है स्पाइन की। हमारी स्पाइन जो कि नेक से स्टार्ट होती है और लो बैक तक जाती है, इसमें टोटल 33 बोन्स होती हैं। सो 33 बोन्स के बीच में एक कुशन मटेरियल होता है, कुशनिंग होती है, जेली काइंड ऑफ मटेरियल होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। अब उस डिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी स्पाइन को फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, साइड मूवमेंट्स और टर्निंग करवाना। जो वो डिस्क है वो हमारे शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करती है,
राइट. शॉक एब्जॉर्बर आई मीन टू से लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेरे को कहीं मैं चलते चलते जर्क लग जाता है मुझे, तो मेरी स्पाइन उस जर्क को एब्जॉर्ब कर ले, राइट. तो ये काम होता है डिस्क का. अब बिकॉज ऑफ अगेन सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग, उसकी वजह से क्या होता है, जो डिस्क है वो कंटिन्यूसली प्रेस होती रहती है. और बिकॉज इट्स अ जेली मटेरियल, तो वो बैक से पीछे की तरफ या फ्रंट की तरफ या साइड की तरफ, जिसको हम लाइक फिजिकली फॉर्म में हम बोलते हैं कि पोस्टीरियर स्लिप डिस्क, एंटीरियर स्लिप डिस्क, लेटरल स्लिप डिस्क, राइट, ये हम डायग्नोज करते हैं. तो इस फॉर्म में वो जो डिस्क है अपनी जगह से वो स्लिप हो जाती है. और जैसे ही वो स्लिप होती है, उसके सराउंडिंग में नर्व्स हैं, जो कि स्पाइन के सराउंडिंग में जो नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स फिर लेग में ट्रैवल करती हैं, अब हमारे आर्म्स में ट्रैवल करती हैं. अगर वो डिस्क स्लिप होके उन नर्व्स को कंप्रेस करती है, तो उसकी वजह से हमारी टांग में भी पेन आता है और हाथ में भी पेन आता है. तो अगर टांग में पेन आता है तो देयर इज अ नर्व कॉल्ड शैटिक नर्व. तो अगर वो डिस्क शैटिक नर्व को कंप्रेस करती है, उसको हम शैटिका बोलते हैं, राइट. एंड ऐसे ही अगर हमारे सर्वाइकल में कोई डिस्क स्लिप होती है और नर्व कंप्रेस होती है, उसको उस प्रॉब्लम को हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं. तो जिसका जो पेन है वो आर्म में भी जाता है. तो ये कॉज है प्रॉब्लम का, और ऐसे इस टाइप के सिम्टम्स नॉर्मली आते हैं. जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम अभी है, वो लोग के जल्दी से जल्दी कैसे रिकवर कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उनको? जिनको स्लिप डिस्क हो गया है, राइट, तो अगर उनको सिर्फ बैक पेन है, अभी हम बात करते हैं सिर्फ बैक पेन की, तो उनको सबसे पहले जो रेमेडी यूज़ करनी चाहिए, सबसे पहले अपना हॉट पैक यूज़ करना चाहिए. उनको आराम से सीधा लेटना है, नीज़ को फोल्ड करके, या फिर दोनों नीज़ के बीच में पिलो रख दीजिए और हॉट पैक को अपनी बैक के नीचे रख लीजिए. तो जब हम हॉट पैक यूज़ करते हैं, तो जो इनिशियली मसल स्पाज़म होता है और स्टिफनेस होती है वो रिलैक्स हो जाती है. दैट्स फर्स्ट ट्रीटमेंट. और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट या किसी और मेडिकल प्रैक्टिशनर की गाइडेंस में धीरे धीरे करके एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए. तो जितनी हम स्लो लेवल पे एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जितना हम अपनी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, जितना मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है. अगर आपको स्लिप डिस्क है, आपकी बैक में भी पेन है और आपकी लेग में भी पेन रेडिएट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा और प्रिकॉशन लेके चलना है. बिकॉज दैट मीन्स कि जब डिस्क अपनी प्लेस से बाहर डिस्प्लेस हुई है, तो उसने आपकी नर्व को भी कंप्रेस कर दिया है. तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत प्रिकॉशनली चलना पड़ेगा. आपको रेस्ट भी चाहिए, 3 to 5 डेज़ का रेस्ट भी चाहिए, बेड रेस्ट भी चाहिए, और उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी मूवमेंट चाहिए. तो आप जो भी नियर बाय आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप उनसे जाके डिस्कस कीजिए, वो आपको असेस करेंगे और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट बता देंगे. तो सर्वाइकल में भी अगर हम पहले वही लेवल 1 लेते हैं, जिसमें अभी आपको सिर्फ सर्वाइकल स्लिप डिस्क डायग्नोज हुआ है, अभी आर्म में आपका पेन रेडिएट नहीं करा, तो मैं आपको वेरी क्विकली 3 स्ट्रेचेस बता देता हूँ. जो मेजरली देखा जाता है वो प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से ही सर्वाइकल प्रॉब्लम शुरू होती है, और इट लीड्स टू सर्वाइकल स्लिप डिस्क. तो मैं आपको 3 मेजर स्ट्रेचेस फटाफट क्विकली बता देता हूँ, जो आप फॉलो कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्ट्रेच में क्या करना है आपको, आपने अपने अगेन पॉस्चर आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधे बैठना है. अगर मैं राइट साइड की मसल्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो मैं राइट शोल्डर को नीचे ब्लॉक करूँगा और धीरे से अपनी नेक को लेफ़्ट साइड पे बेंड करूँगा. मुझे जनरल लाइट स्ट्रेच यहाँ पे फील होना चाहिए. अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, आपको साइड बेंड करने में स्ट्रेच नहीं आ रहा, तो बेटर है आप अपना हाथ यूज़ कीजिए और हल्का सा ओवर प्रेशर दे दीजिए. इस ओवर प्रेशर को आपने 15 सेकेंड रोक के रखना है और 3 टाइम्स करना है. दैट्स द फर्स्ट स्ट्रेच. सेकेंड स्ट्रेच इसी की कंटिन्यूशन में आता है. ये राइट के लिए सेम प्रोसेस लेफ्ट के लिए भी करना है आपको. एक्सरसाइज हमेशा दोनों एरियाज की होती हैं, राइट और लेफ्ट. कभी भी एक साइड की नहीं करते, हमेशा दोनों साइड की करते हैं. नाउ द सेकेंड इज, आपने जैसे फर्स्ट मैंने साइड बेंड किया, इसी की कंटिन्यूशन में सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट होती है. मैंने नेक को साइड बेंड किया, अब मुझे अपनी नेक को लेफ्ट आर्म पिट की तरफ देखना है, लाइक दिस. सो अब जो मुझे स्ट्रेच आएगा वो थोड़ा सा बैक साइड पे आएगा. पहले साइड में आ रहा था, अब वो थोड़ा सा बैक साइड पे आएगा. और अगर मुझे लगता है कि मेरे को अभी भी कोई स्ट्रेच नहीं आ रहा, तो इट्स बेटर गिव हल्का सा ओवर प्रेशर. सो दैट्स द सेकेंड स्ट्रेच. थर्ड स्ट्रेच, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो हमारी नेक जो है वो फॉरवर्ड आ जाती है. सो उससे जो हमारी बैक मसल्स हैं वो बहुत टाइट हो जाती हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना है, थर्ड स्ट्रेच जो है चिन को, जो चिन है उसको टक इन किया. इसमें मेजरली लोग गलती करते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा ऑडियंस, कि चिन टक का मतलब ये नहीं होता
चिन टक का मतलब होता है पीछे. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट. सो आपने हॉरिजॉन्टली पीछे जाना है एंड देन हल्का सा ओवर प्रेशर करके नेक को फॉरवर्ड बेंड करना है. एंड टू बी स्पेसिफिक, हल्का सा. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी नेक बेंड कर लेनी है. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. हल्का सा चिन को टक इन किया. चिन टक इन करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी नेक की अलाइनमेंट स्ट्रेट हो जाती है और हल्का सा उसे बस इतना सा स्ट्रेच करना है, फॉरवर्ड बेंड करना है. तो ये 3 स्ट्रेचेस जो हैं ये आप स्टार्ट कर सकते हैं. और उसके बाद भी अगेन वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, आपके थेरेपिस्ट ने क्या आपको असेस किया है, तो उस बेसिस पे फिर आप बाकी फर्दर एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट कर सकते हैं. अभी बहुत सारे लोग हैं जो लोग अभी इस बीमारी में, सर्वाइकल की प्रॉब्लम में जाना शुरू कर रहे हैं, या जो नहीं गए हैं तो वो प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं. तो उनके लिए क्या स्ट्रेचिंग या कोई एक्सरसाइज जो वो डेली रूटीन में अपना करके और इस बीमारी से बच सके? तो जैसे मैंने आपको सर्वाइकल के लिए 3 मेजर स्ट्रेचेस बताए जो आप कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें अपनी जो हमारी चेस्ट मसल होती है, जिसको हम पेक्टोरल मसल बोलते हैं, इसके लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए. राइट, वो आप अगेंस्ट द वॉल कर सकते हैं. आप गूगल पे सर्च करेंगे पेक्टोरल्स मेजर स्ट्रेच, तो आपको बहुत सारे स्ट्रेच मिल जाएंगे. उसके साथ साथ, क्योंकि जैसे मैंने बात करी कि स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों इक्वल बैलेंस होने चाहिए, तो हमें बैक साइड की मसल्स को ट्रेन भी करना है. राइट, तो एक ग्रुप ऑफ द एक्सरसाइज जिसको हम ITYW बोलते हैं, दैट्स अ नेम ऑफ द एक्सरसाइज. तो उसके लिए आपको उल्टा लेट के अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करके जितनी ये चारों पॉस्चर्स हैं वो अटेन करने हैं. राइट, तो ये हमारी सर्वाइकल के लिए होगी जो बेसिक एक्सरसाइज है. अब हम आते हैं लो बैक पेन के लिए. लो बैक पेन के लिए अगेन पहले तो मुझे बेसिक मूवमेंट क्लियर करनी पड़ेगी, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन. तो ये बेसिक मूवमेंट जो है एज अ वार्म अप के लिए हम यूज़ करते हैं. उसके बाद एक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो हमारी लो बैक पेन को बचा के रखती हैं, जिनको हम कहते हैं कोर मसल्स. ओके. सो कोर मसल्स हमारी बॉडी में, हमारे लो बैक एरिया में एक सिलेंड्रिकल शेप की तरह अरेंज्ड है. तो जिसका टॉप में अगर मैं कहूँ तो टॉप में हमारी एक डायफ्राम मसल्स है, वो आती है. नीचे लोअर पोर्शन में कहूँ तो वो पेल्विक फ्लोर मसल्स आती हैं. और साइड में जो मेजर मसल्स आती हैं वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. तो ये मसल्स कलेक्टिवली, इनको हम कोर मसल्स कहते हैं. अगर हमारी कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग है तो आई कैन गारंटी यू हमें बैक पेन नहीं हो सकता. तो अगर आपको बैक पेन से बचना है तो आपको मेजर मसल्स की तो स्ट्रेचिंग करनी है, प्लस कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है. तो कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगा में बहुत सी एक्सरसाइज हैं, पिलाटेस में बहुत सी एक्सरसाइज हैं. तो ये डिफरेंट एक्सरसाइज आप अपनी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कीजिए. एक और बेनिफिट है कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का, आपका जो बेली है, जो टमी जो निकलता है, वो भी धीरे करके कम हो जाता है. तो जिन लोगों को पेट निकला हुआ है मेरी तरह थोड़ा थोड़ा, उनको कोर मसल्स की एक्सरसाइज कोर मसल की एक्सरसाइज उनको ज़रूर करनी चाहिए. जैसे कि ये सारी बीमारियों पे हमने बात की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमारियों, जब उनको प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, पेन कहीं भी पूरी बॉडी में कहीं भी शुरू होता है, सर्वाइकल का पेन शुरू होता है, तो वो ट्रीटमेंट की बजाय पेन किलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. तो ये कितना सेफ़ है? देखिए, पेन किलर्स जो है वो एक्यूट केस में हेल्प करती हैं, नो डाउट. क्योंकि जब आपको पेन होता है तो नेचुरली ब्रेन जो है वो, ब्रेन के अंदर सिर्फ एक ही थॉट आता है कि मुझे इस पेन को कम करना है. राइट, अगर पेन किलर जो है वो आप एक्यूट केस में खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब आपका पेन 50 to 60% कम हो जाता है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पेन किलर कम से कम खाएं, क्योंकि अल्टीमेटली पेन किलर्स की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं. आपकी लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. तो आपको अपनी पेन किलर्स लिमिट में खानी चाहिए. राइट, पेन किलर्स के अलावा जो अदर थेरेपीज़ हैं, जो होलिस्टिक अप्रोच है, वो मुझे लगता है वो ज़्यादा अपनानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू सारा ध्यान पेन किलर्स पे रख के. जैसे फॉर एग्जांपल अदर थेरेपीज़ में नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, योगा है, फिजियोथेरेपी है और मसाज थेरेपी है. राइट, तो ये सब चीज़ें से भी आप अपना पेन 100% कम कर सकते हैं. बिल्कुल. आपने जैसे मसाज थेरेपी की बात की, बचपन में हम जब छोटे थे उस एज में दादी और नानी सुबह उठ के और वो तेल मालिश करना और वो सारी चीज़ें करती थी. और यही कारण है जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम 50s में आके 60s में आके हो रही है.
क्या ये भी एक मेजर प्रॉब्लम रही है कि यही कारण है कि जो अर्ली एज में ये सर्वाइकल और ये बाकी की और जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो रही हैं? देखिए, मसाज थेरेपी का बहुत मेजर रोल है, नो डाउट। मसाज थेरेपी में आपकी मसल्स को मैं कहूँगा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, क्योंकि मसाज थेरेपी से ब्लड सर्कुलेशन जितना ज़्यादा हमारी मसल्स को, जितना ज़्यादा हमारी ब्लड सर्कुलेशन सेल्स को मिलेगा, वो उतने अच्छे से रिएक्ट करेंगे, उतनी आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग फील करोगे। सेकेंड, मसाज थेरेपी हमारा स्ट्रेस कम करने में बहुत हेल्प करता है, हमारी मसल्स को रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये मेजर फिजियोलॉजिकल पॉइंट है जो मसाज थेरेपी मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर हम अपने स्लिप डिस्क की बात करें या हम सर्वाइकल प्रॉब्लम की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं मसल टाइट होती ही होती हैं, मसल स्टिफ होती है। तो उनकी स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए मसाज थेरेपी इज़ अगेन अ वेरी गुड टूल टू रिलैक्स योर बॉडी। अब जैसे कि आपने स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत सारे लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की तरफ जाते हैं, कॉमनली स्मोकिंग की तरफ जाते हैं कि भाई हमने 5-7 मिनट में वो एक सिगरेट पी और मेरा स्ट्रेस कम हो गया, हालांकि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है बॉडी पे। तो स्ट्रेस कम करने के लिए स्मोकिंग की बजाय किस थेरेपी का इस्तेमाल करके या क्या एक्सरसाइज करके स्ट्रेस को कम किया जा सकता है? देखिए, स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी, बहुत डीप प्रॉब्लम है और आजकल मेजरली पॉपुलेशन अफेक्टेड है स्ट्रेस से। और मुझे लगता है हर एक इंसान की ना अपनी एक साइकोलॉजी है, अपना एक वे ऑफ पैटर्न है कि मुझे स्ट्रेस से कैसे डील करना है। क्योंकि आप देखिए आजकल बहुत सारे गैजेट्स भी हैं जो स्ट्रेस को कम करती हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेज़ हैं जो स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है स्ट्रेस हमारी बॉडी में बहुत एक तो नेगेटिव रिएक्शंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी का जो फटीग लेवल है वो डाउन होता है। तो इसलिए फिर हम इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा माइंड डाइवर्ट करते हैं जो एकदम से हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रश क्रिएट करता है। तो हमें लगता है कि हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो गया, बट एक्चुअली वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वो बहुत गलत हैबिट है जो नहीं अटेन करनी चाहिए। देखिए, स्ट्रेस को रिलीव करने में सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि मेजरली लोग नहीं बात करते हैं, फैमिली में नहीं बात करते हैं या डॉक्टर्स को पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बताते हैं, क्योंकि स्ट्रेस खाली एक रीज़न की वजह से नहीं आता, वो मल्टीपल रीजंस की वजह से हमारे ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस चलते रहते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमें खुल के बात करनी चाहिए स्ट्रेस के बारे में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है विद अ पेशेंट से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्ट्रेस को ना लोग स्टार्टिंग तो करते हैं ट्रीट करना, बट वो मेंटेन नहीं रख पाते। वो स्टार्टिंग में तो कोशिश करते हैं कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, जो जिस हर एक की अपनी एजुकेशन है, नॉलेज है, उस हिसाब से वो करता था, बट वो प्रोलॉन्ग नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है आप ना उसको छोड़ो मत, उसको कंटिन्यूसली ट्रीट करके, उसे कंटिन्यूसली फोकस करके उसे ख़त्म करो, राइट। तो इसके लिए अगेन जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं स्ट्रेस को कम करने में। डाइट्स हैं, अगेन मेरे कई पेशेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसे डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। तो बेटर है अपने डाइट कोच, न्यूट्रिशनिस्ट से डिस्कस करें कि कौन सी ऐसी डाइट मैं लूँ जिससे मेरा स्ट्रेस कम हो, राइट। अगेन जैसे मैंने आपको बोला, नेचर, विटामिन डी, सनलाइट, नेचर वॉक इज़ अ बेस्ट वे टू रिलीज द स्ट्रेस। पर उसके लिए आपको मॉर्निंग में उठना पड़ेगा और इसके लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर जल्दी नहीं सोगे तो मॉर्निंग में उठ नहीं पाओगे, आपका एनर्जी लेवल उतना नहीं रहेगा। मॉर्निंग नेचर वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जितना अपने आप को खुश रख सकते हैं उतना खुश रखने की कोशिश करें, बिकॉज जब ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो नेचुरली वो स्ट्रेस अपने आप ख़त्म हो जाता है। अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, क्योंकि अगर हम लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो स्ट्रेस और डबल हो जाता है। तो बेटर है कि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसको अवॉइड करो, जो चीज़ें हमारे हाथ में है उसको वर्क करते जाओ, उसको बेटर करते जाओ। तो मुझे लगता है ये चीज़ें बेटर हैं स्ट्रेस कम करने के लिए एज़ कम्पेयर टू अगर हम स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की तरफ जाएँ। तो जाते जाते अभी एक क्वेश्चन का मैं आंसर और चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे लोग हैं जो सोने जाते हैं, हैप्पीली नींद लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं। अगर वो सो भी जाते हैं, एक तो नींद नहीं आती है जल्दी, अगर जल्दी आ भी जाती है या जब भी नींद आती है उनको एक माइंड में फिल्म चल रही होती है, एक मूवी टाइप का चल रहा होता है कुछ ना कुछ, और वो सुबह ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से आपकी नींद बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। तो हेल्दी स्लीप के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो गैजेट्स
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स 2 आवर्स पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को छोड़ देना है। सेकंड, आप जैसे कोई सॉफ्ट म्यूज़िक लगा सकते हैं जिससे आपको लगता है मुझे नींद आ जाए। थर्ड थिंग, आप बुक पढ़ सकते हैं। कई लोगों को हैबिट होती है बुक पढ़ने की, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन कि आप बुक पढ़ सकते हैं, उससे नींद अच्छी आती है। अपने माइंड को कोशिश करें कि जो भी पूरे दिन में प्रॉब्लम्स हुई हैं या जो भी हमने मेंटल प्रॉब्लम फेस करी हैं उनको वहीं छोड़ दो, राइट? बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू डे, राइट? तो इट्स बेटर कि आप नेक्स्ट डे आप ये सोचो कि हाँ, डोंट वरी, जो आज हो गया वो हो गया। बेटर है कि हम कल के बारे में सोचें, राइट? क्योंकि जितना माइंड को रिलैक्स रखेंगे उतना अच्छा है। इवन मैं कई पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आपको रात को सोने से पहले आप मेडिटेशन कर सकते हो। क्योंकि मेडिटेशन हमेशा ये नहीं है कि आपको बैठ के ही करनी है। इवन आप रात को जब सो रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल पे फोकस करें, तो उससे भी आपकी जो नींद है बहुत जल्दी आती है। स्लीपिंग पॉस्चर की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि स्लीपिंग पॉस्चर क्या है, कई लोग उल्टा सोते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो नॉर्मल लोग ये सोचते हैं कि मुझे पिलो नहीं लगाना क्योंकि मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको सर्वाइकल है भी सही, तो अगर आप सीधा सोना प्रेफर करते हैं तो बेटर है पतला पिलो लगाएं। लो हाइट का पिलो यूज़ करें। एक थिक पिलो अपनी नीज के नीचे ज़रूर रखें, क्योंकि जितना स्पाइन रिलैक्स रहेगी उतना रात को आपकी जो मसल्स या जो नर्व्स है वो स्ट्रेच नहीं होंगी। क्योंकि अगर वो क्या है ना कि अगर ब्रेन में पेन सिग्नल जाता रहेगा तो ब्रेन क्या करेगा, रात को आपको कभी इधर कर देगा कभी उधर कर देगा, राइट? तो अगर आप सीधा सोना प्रेफर करते हैं तो एक थिन पिलो नेक के नीचे लगाएं और थिक पिलो नीज के नीचे। अगर आप साइड में सोना प्रेफर करते हैं तो फिर आपका जो पिलो की हाइट है वो थिक होनी चाहिए, और वो कितनी होनी चाहिए, जो डिस्टेंस होता है नेक से लेके शोल्डर तक का, इतनी हाइट का पिलो आप ज़रूर लगाएं नेक के नीचे, और एक पिलो अपनी दोनों लेग्स के बीच में ज़रूर लगाएं। तो कहने मतलब ये, जितना आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी सोने से पहले उतनी अच्छी आपको नींद आएगी। बिल्कुल। जितना मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स रहेंगे उतनी अच्छी आपको नींद आएगी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत हद तक लोगों को सर्वाइकल से, लोअर बैक पेन से, नेक पेन से और नींद की प्रॉब्लम से जो है, और इसी के साथ स्ट्रेस से भी, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क से, हमने तमाम चीज़ों पर आपने जानकारियाँ दी और लोगों को लाभ भी मिलेगा, हमारे दर्शकों को। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, जिसको स्लिप डिस्क है, जिसको लो बैक पेन है, आप अपनी प्रॉब्लम को छोड़ें ना, आप अपनी प्रॉब्लम को लंबा ना खींचें, उसको कोशिश करें मैक्सिमम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की, क्योंकि वो 100% सॉल्व हो सकती हैं, राइट? क्योंकि लोग उसको प्रोलॉन्ग खींचते रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, या कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करते। तो एक्सरसाइज भी जल्दी जल्दी स्टार्ट करनी है, उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी जल्दी करना है, और प्रॉब्लम को लंबा स्ट्रेच ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम 100% ट्रीटेबल है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। तो हमारे साथ थे सेलिब्रिटी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पुनीत रेहानी जी, जिन्होंने सर्वाइकल, लोअर बैक पेन और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स की जानकारी दी, क्यों होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, स्ट्रेचिंग भी बताई उन्होंने। इसी के साथ बहुत सारी उनके साथ हमने बातचीत की, और मुझे लगता है कि यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये पॉडकास्ट ज़रूर आपके काम आएगा, और इस पॉडकास्ट को उन लोगों को ज़रूर भेजिएगा जो ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, या वो इस प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रहे हैं। आगे आप किस टॉपिक पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, आप देख रहे हैं युग चरण।